छात्रों, आज मैं चाहूँगा कि असाध्य वीणा कविता की जो तुलनात्मक बातें हमने की थी, द टेमिंग ऑफ द हार्प, वहाँ मैंने कहा था कि वह एक कथा सूत्र है। लोग कह सकते हैं कि अनुप्राणित होना, तब भी मैंने कहा था कि कई बार हम कुछ दृश्य को देखकर अपने ही परिवेश के भूले कुछ पलों में खो जाते हैं और तब ऐसा लगता है कि वह जो दृश्य मैं देख रहा हूँ या वह जिस विचार से मैं जुड़ रहा हूँ, वह उसी रूप में मेरे भीतर गृहीत नहीं होता, बल्कि कई दूसरे सहधर्मी विचारों को भी जन्म दे देता है। इसी रूप में मैंने कहा था आपसे कि आप टेमिंग ऑफ द हार्प, जो जापानी कवि की कविता है, उससे असाध्य वीणा में जो साम्य दिख रहा हो, उसको आप उसी रूप में ले सकते हैं। अन्यथा ग्रीक लीजेंड में ऑर्फियस का नाम है, हमारे यहाँ कृष्ण की बांसुरी भी है। कहा जाता है कि इन सबों को सुनकर काल अचानक शांत हो जाता है, काल के भीतर की सारी गतिविधियां शांत हो जाती हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि हम असाध्य वीणा को वस्तुतः सृजन के रूप में तो ले ही, क्योंकि यह जीवन है, यह सृष्टि है, यह चिंतन का संसार है, यह कल्पना की रंग बिरंगी विशालतम दुनिया है, यह मनुष्य के भविष्य की कल्पना के असंख्य चित्र हैं। ये सब न सब कहीं सृजन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। लेकिन होता यह है कि सृजन करते हुए कलाकार यदि यह सोचता है कि वह करता है, वह सृजन करता है, तो शायद उसमें उसकी चेतना इतनी शामिल होने लगती है और जो उसका विषय होता है, या कह सकते हैं वह विषय जो उससे भिन्न होकर भी अनुभूति के धरातल पर उसका होना चाहता है, वह उस स्तर तक उसका नहीं हो पाता। यह जो मैं है, उससे बार बार टकराकर वह विषय दूर छिटक जाता है, उसका अंतस कहीं न कहीं पृथक रह जाता है, अछूता रह जाता है। तो इसलिए मैं यह कहूँगा कि आप जो अनंत काल से इस सृष्टि के सौंदर्य को, मनुष्य के जीवन को, और इतना ही क्यों, हमारे अनुभव संसार में प्रेम जैसा जो तत्व है, करुणा जैसा जो तत्व है, जो अचानक हमारे सभी कर्म और सारी क्रियाओं को शीतल आग की तरह अपने भीतर से गुजार कर एक नया रूप, एक नया संस्कार देता है, तो उस रूप में भी देखना पड़ेगा। हम इस संदर्भ में कहेंगे कि आप अज्ञेय की असाध्य वीणा को पढ़ने से पहले कुछ कविताएं हो तो मैंने कही थी कि आप इसलिए पढ़ लें कि इस काल की ही लिखी हुई थी, और दूसरा यह कारण था कहने का कि एक ही देश काल में यदि भिन्न भिन्न कवि भिन्न भिन्न शैलियों से, भिन्न भिन्न वस्तुओं के माध्यम से अलग अलग दिशाओं में जाते हुए देखते हैं, अलग अलग अनुभव संसार को लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं, तो दो प्रश्न होता है। एक तो यह होता है
कि एक कलाकार को यह स्वाधीनता है कि नहीं। क्या जो यथार्थवाद का एक स्वरूप तय हो जाता है कि इस यथार्थवाद में जीवन का वह यथार्थ ही होगा जो इंद्रिय ग्राह्य होगा, तो मैं कहूँगा कि नहीं, कलाकार को यह स्वाधीनता होनी चाहिए कि वह यथार्थ के विभिन्न स्तरों से जुड़े। यथार्थ तो वह भी होता है जो जिनके सपने हम देखते हैं और उन सपनों से इतना बंध जाते हैं कि हम शायद अपने जीवन के पास ही फैले हुए यथार्थ को खो देते हैं। अब कह सकते हैं कि यह यथार्थ कितना मनुष्य के काम का है अथवा कि ना, यह एक दूसरी बात है। उसकी उपयोगिता कितनी है अथवा कि नहीं है, यह दूसरी बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस यथार्थ को आंकने का अधिकार या स्वाधीनता उसको आंकने की कलाकार को निश्चित होनी चाहिए। कहीं न कहीं इसमें उसके स्वप्न में जो प्रेरणा तत्व है, जो उसे भविष्य में इस तरह डूबने को विवश करता है, अगर वह कारक तत्व अस्पष्ट होने लगता है तो शायद हम यथार्थ के एक रूप को देख पाते हैं। दूसरा तत्व यह होता है कि कहीं न कहीं इन सभी रचनाओं के भीतर कोई एक तार तो होगा, कोई एक रेखा तो होगी जो उन सबों को एक दूसरे से जोड़ रही होगी, क्योंकि सब के सब कहीं न कहीं अपने युग के ज्वलंत सवालों से जूझ रहे होते हैं। यह जूझने का स्तर अलग अलग होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि उन कविताओं को पढ़ लें। और साथ आज भी मैं कहूँगा कि अज्ञेय की जो 60-61 के आसपास ऐसी कई कविताएं हैं जो बाहर रहते हुए या इस देश के ही विभिन्न प्रदेशों में रहते हुए उनके उस मानस के उथल पुथल को या मानस की अथाह गति के संकेत देते हैं कि अज्ञेय उस समय रहस्य के कुछ बुनियादी प्रश्नों से शायद ज़्यादा जूझ रहे थे, जिसे अस्तित्वगत प्रश्न कह सकते हैं या अस्तित्वगत संबंधों के लोकर कह सकते हैं कि आखिर मनुष्य और प्रकृति का, मनुष्य की अनुभूतियाँ और प्रकृति का, एक तरफ वह प्रकृति जो अमर है, जो अटूट है, जो अप्रमेय है, जो कह सकते अनंत रूपा है, जो काम रूपा भी है, और एक तरफ मनुष्य है जिसकी अपनी ऐन्द्रिय आकांक्षाओं की एक सीमा है और उन ऐन्द्रिय आकांक्षाओं में रंगे हुए जो स्वप्न हैं उनकी भी एक सीमा है। इन दोनों के बीच हम देखते हैं जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व से ही हमारे संसार के आसपास के सारे विवादों का, सारे ज्वलन का, सारे संघर्षों का जन्म होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप देख सकते हैं उस रूप में। और अज्ञेय के बारे में मैंने कहा जो अभी अभी कि जो इनकी आसपास की रचनाएं हैं, उन रचनाओं में आप देखेंगे कि निरंतर, जैसे चक्रांत शिला 26 है या बना दे चितेरे कविता है, ये दोनों कविता लगभग 1960-61 के आसपास लिखी गई। आप देखेंगे पहचान कविता है, वह भी लगभग 1960 के आसपास है। सूनी सी साँझ है, वह भी 60 के आसपास की कविता है। एक और है सबके लिए मेरे लिए, बाहर भीतर। इन कविताओं को इसलिए भी देखना है कि आप देखेंगे कि इनमें कहीं न कहीं अज्ञेय अपने अस्तित्व का विसर्जन ही नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि कहीं न कहीं वह अपने पाठकों से भी इस बात की मांग करते हैं कि वे रूप नहीं, रूप के भीतर जो उस रूपाकार का आधार तत्व है, आप उस आधार तत्व से जुड़े बिना उस आधार को न जान सकते, न भोग सकते, न समझ सकते। तो यदि जान भोग समझ नहीं सकते तो जी कैसे सकते हैं, और जी नहीं सकते तो संवाद कैसे कायम हो सकता है। यह बात उन्होंने जैसे कहा उन्होंने कि
ओ क्या कहते हैं कि मेरे लिए कभी एक छोटी सी झपकी भर लेना, सो जाना, देख लेना, तड़ित बिंब सपना, कौध भर उसके हो जाना। अब आप यहाँ देखते हैं जो यह कौंध है, उस कौंध में स्वयं को समर्पित कर देना। तो हम कह सकते हैं जो एक पहचान होती है सत्य की या मनुष्य की, वह पहचान निश्चय ही ऐसी नहीं होती कि वह सातत्य के रूप में रहे। वह एक कौंध की तरह, एक झलक की तरह, हवा का एक बुलबुला पाने के लिए उछली हुई मछली की तरह, नीलिमा अगाध नीलिमा के अमृत को पी लेने की लालसा रखे हुए उस अमृत की तरह, जो चाहती है कि आकाश पता न कब उसे अपने हृदय में सोख ले, इसलिए बार बार वह उस जल के अंतराल की नीलिमा से निकलकर उस विराट नीलिमा की ओर जाती है। रहस्यमय भी है, रहस्यमय भी है, लेकिन इस तरह हम कह सकते हैं कि अज्ञा इन कविताओं में निरंतर एक सवाल को ढूंढते रहते हैं, विराट और लघु के बीच के समन्वय का सवाल ढूंढते रहते हैं। यह सवाल निश्चित रूप से भक्तों के सवाल से भिन्न है, यह उपासना पद्धति के सवाल से भिन्न है। यह मनुष्य, आधुनिक मनुष्य का वह चिंतन संसार है जो जहाँ वह एक अलग ढंग से अस्तित्व के इस सवाल से जूझता है। आज हम लोग यही रखेंगे और होगा तो फिर इन छोटी छोटी कविताओं की कुछ पंक्तियों को लेकर बातें करेंगे अगली कक्षा में। फ़िलहाल समाप्त करता हूँ मैं। धन्यवाद।